नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर कर रहे हैं और कवर करते करते न जाने कैसे पहुंच गए हम जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब देखिए, बीजेपी की पॉलिसी रहेगी कि देश में जितनी कम जादवपुर हो, जेएनयू हो और जितनी ज़्यादा गलगोटिया हो उतना उनके लिए बेटर है। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो वो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि पूरे स्टेट को, और बंगाल हैज़ इट्स ओन इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जितना उसके लिए अभी मजाक बनाया जाए, ये किया जाए, बट बंगाल हैज़ हैड इट्स ओन इंटेलेक्चुअल heritage, and the BJP will always be a greater threat to it than the TMC ever will. पीपल डोंट हैव टाइम। आप मान के चले आज इंसान को गैस के लाइन पे लाइन देना पड़ रहा है, उनको अपना एसआईआर के लिए लाइन देना पड़ रहा है, तो आदमी सोचेगा कब? उसको अगर इतना कम में बेस्ट रखा जाए, उनको हर टाइम सरकार एक सर्विलेंस करके रख रहा है कि भाई तुम यहाँ ये करोगे, तुमको ये देखिए, वो आप देखिए वहाँ कैमरा लगा है, हम लोग क्या करें ना करें हर चीज़ के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा। ये जो विकास का जो नैरेटिव लगाया गया है, हमें विकास के साथ साथ इंक्लूसिविटी चाहिए, विकास के साथ साथ सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है। बंगाल का जो सिचुएशन है बहुत नाजुक है। हमारा जो फाइट है, हमारा फाइट सिर्फ पर्टिकुलरली टीएमसी या बीजेपी से नहीं है, हमारा फाइट है आरएसएस से बड़ा नेक्सस है जो सिर्फ बीजेपी को नहीं टीएमसी को भी चलाता है। अगर हम एसआईआर का मुद्दा देखें, एसआईआर में जो जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है उसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। क्या लेफ्ट अपना जो खोया हुआ जो वोट था, खास करके जो वो हिंदू वोट, वो वोट क्या वापस ले आ पाएंगे? मेरे को लगता है कांग्रेस का सीट ज़्यादा आएगा इस बार सीपीएम से। यस, कांग्रेस का सीट। ये किसकी कीमत पे होगा? ये कीमत होगा आपका टीएमसी का, जैसे आपका मुर्शिदाबाद, मालदा, बहरमपुर जो एरिया है उसमें उसको सीट मिलेंगे। हम सेंट्रल के लेवल में हम बोल सकते हैं कि गोदी मीडिया, यहाँ हम बोलते हैं दीदी मीडिया। दीदी मीडिया, गोदी मीडिया बनाम, ये बहुत अच्छा लगा ये मुझे टर्म। The entire process of SIR is being very curt at the moment. Other than that, उसके साथ साथ हम लोग जो देख रहे हैं with the passing of the trans bill 2026. Unfortunately today Mamata Banerjee is more left than the left itself. वही जादवपुर यूनिवर्सिटी जिसको आपने आज की फिल्मों में देखा है कि किस तरह से बताया जाता है कि ये लेफ्टिस्ट डैन है, यानी ये पूरे तरीके से गढ़ है लेफ्टिस्ट लोगों का। यहाँ आतंकवादियों के समर्थक रहते हैं, यहाँ के स्टूडेंट विद्रोही हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जी हाँ, उन्हीं तमाम लोगों से हम यहाँ बातचीत करने आए हैं, क्योंकि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, हर तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ रहते हैं। यहाँ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी से जो भी कैंडिडेट है, यानी टीएमसी बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है, उसमें लेफ्ट पार्टियों का क्या वजूद बचा है, कांग्रेस को किस तरह से देखेंगे, मुद्दे क्या हैं छात्रों के, ये समझने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी, आपके क्या इश्यूज़ हैं? ये आप पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी रहे सत्ता में, इसके अलावा 15 साल से ममता बनर्जी, कौन से इश्यूज़ आपको लगता है आपके लिए सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट हैं? आई थिंक कुछ इश्यूज़ अगर देखें, फर्स्ट इफ़ आई हैव टू जज ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, तो फिर इश्यूज़ के बेसिस पे पहली चीज़ जो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तरीके से मुझे दिखती है वो एजुकेशन का मुद्दा है ऑब्वियसली। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि आई थिंक लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मिस्टर वाजपेयी की थी जिसने एजुकेशन का बजट बढ़ाया था अपने बजट में, उसके बाद से वो घटता आया है। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हम आज टीएमसी को काफ़ी लोग वेस्ट बंगाल से बाहर लेसर ईवल की तरह देखते हैं। उनकी काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स है, लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट्स में भी मैं केरल और दिल्ली के अलावा, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा किसी को नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम किया है। तो आई थिंक आज हमारे जैसे देश में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक तरीके से एजुकेशन पे ध्यान देने की, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही यंग डेमोग्राफिक है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी यंग है, एवरेज एज यंग है लोगों की, लेकिन ये जो पूरा यूथ है ये अनफॉर्चुनेटली ना ही सिर्फ अनएम्प्लॉयड है, ये अनएम्प्लॉयबल भी बनता जा रहा है। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट कैन डेवलप स्किल्स। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली काफ़ी शोर शराबे से, मुझे याद है एनईपी लाई थी। हमारे बंगाली में कहावत है, फाका कुलशी आवाज़ बेशी। इट्स एक ऐसा घड़ा जो खाली होता है उसकी ज़्यादा आवाज़ होती है। प्रॉब्लम विद एनईपी ये है, में कहते हैं थोता चना बाजे घना। I was trying to avoid that. But yes, तो
वहाँ पे अब ये कहावत क्यों कही मैंने, अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट को देखें या फिर कहीं पर टीएमसी को भी देखें, दोनों ने काफ़ी ज़ोरों शोर से अपनी स्कीम्स का ऐलान किया है। एनईपी जब लाई गई थी वो पॉलिसी के हिसाब से, इट वाज सोल्ड एज एन एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव पॉलिसी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरीके से पहली बार प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को। जेएनयू, जेयू, सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहा जा रहा है कि अगर आपको सरकार से फंडिंग नहीं मिल रही है तो फिर आप प्लीज़ जाके वहाँ पे स्टूडेंट्स से वो खर्चा निकालिए। अब अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो देश के यूथ को एजुकेट करे, उन्हें स्किल्ड बनाए, एक प्रॉपर यूथ बनाए। वो पैसा मैंने और ये हमें साफ तौर पे पता चलता है जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटीज़ का जब कारनामा सामने आता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कि चलिए प्राइवेटली अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और पैसा भी दे सकते हैं, तब भी आपको सिर्फ जोकर बना के रखा जाएगा यूनिवर्सिटी में। बार बार उनकी बात सामने आ रही है। मुझे बताइए कि क्या एक ऐसा सिनेरियो अगर उभरता है कि बीजेपी अगर सत्ता में यहाँ आती है तो जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटीज़ का क्या होगा? अब देखिए, बीजेपी की पॉलिसी रहेगी कि देश में जितने कम जादवपुर हो, जेएनयू हो और जितने ज़्यादा गलगोटिया हो उतना उनके लिए बेटर है। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो वो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि पूरे स्टेट को, और बंगाल हैज़ इट्स ओन इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जितना उसके लिए अभी मजाक बनाया जाए, ये किया जाए, बट बंगाल हैज़ हैड इट्स ओन इंटेलेक्चुअल heritage, and the BJP will always be a greater threat to it than the TMC ever will. That is, a lot of people will not agree with it, but the BJP will always be a greater threat to any Bengali identity because they can't tell the difference between me and a Bangladeshi. Because to them, Tagore's, the national anthem that Tagore wrote for Bangladesh is an anti-national song, should not be sung by people. So BJP will always be a greater threat for anyone with the Bengali identity. तो क्या होगा? What happens to जादवपुर if BJP comes to power? हिंदी में बताइए। रिप्रेशन बहुत ज़्यादा जो है, जो अटैक्स हमने एक वक्त पे, मुझे याद है 2016-17 में जेएनयू में और 2019-21-20 में हमने जामिया में देखे, वैसे अटैक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जादवपुर पे। अब जादवपुर की हिस्ट्री रही है रेजिस्ट करने की, हम ऑब्वियसली रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टूडेंट्स। It's only as much as we can do without people outside Jadavpur supporting us. और आपके करियर, आपका जीवन सब तबाह कर सकती हैं सरकारें अगर चाहें तो। उनके पास बहुत पावर है, वो तबाह कर सकते हैं। आप रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ पावर। सरकार किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती है। That hasn't stopped people from dissenting. I mean, सरकार ने उमर खालिद का भी जीवन बर्बाद किया। It hasn't stopped him. I don't know if it will stop me or not. I don't know if it will stop people of Jadavpur or not. All I can tell you is कि रेजिस्टेंस होगा। अगर सरकार आज सोचती है कि वो बीजेपी अगर सत्ता में आके, या फिर टीएमसी भी अगर सोचती है कि वो किसी तरीके से किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर सकती है, रेजिस्टेंस आएगा, स्टूडेंट्स के साइड से आएगा, ऑब्वियसली आएगा। जी, आप बताइए कि मैं ये सवाल लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत अहम है। अगर मैं जादवपुर में खड़ी हुई हूँ और खाली एक ही एको चेंबर में बात करना, कि हम सिर्फ सेक्युलर स्पेस में बात कर रहे हैं, वो भी शायद ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि बड़ी तादाद में आप देखिए पिछले 2-3 इलेक्शन से बीजेपी को लगातार वोट मिल रहा है। पिछले इलेक्शन में उनको सीटें ज़रूर कम मिली, लेकिन अगर आप उनका वोट परसेंटेज देखिए, सिर्फ 10% वोटर कम है जो ममता बनर्जी की टीएमसी है उससे। तो बहुत क्लोज फाइट है। 10% से वोट अगर उनको ज़्यादा आ जाता है, और इस बार तो एसआईआर हो रहा है, जो 5 से 15 हज़ार का फ़र्क था वो कम हो सकता है, वो जो मार्जिन था। तो इस सिनेरियो से इनकार तो नहीं कर सकते कि बीजेपी आ सकती है। आप क्या सोच रहे हैं? मेरा एक सिंपल से मतलब मेरा सोच है, क्योंकि देखिए आप मीडिया पकड़ के चलिए और आप किसी भी जगह चलिए, एक बात होता है कि इधर बीजेपी और टीएमसी भी, मतलब थर्ड पार्टी ऑल्टरनेटिव जो होना चाहिए उसे हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कांग्रेस और सीपीएम, इसको हम अलग कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। और एसआईआर का जो आप बोल रहे हैं, इट्स अ रियलिटी, क्योंकि अगर मान के चलिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो स्पेशली बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, इवन वेस्टर्न एरियाज़ में जैसे बांकुड़ा मान लीजिए, बर्धमान, हर जगह वोट परसेंट जो गैप था उसको एसआईआर में इम्पैक्ट हुआ है। स्पेशली मुस्लिम पीपल एंड वुमेन, उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, हमारे सोच में, हमारे दिमाग में जो अल्टरनेटिव जो चाहिए हमें, उसी को कट ऑफ कर दिया जा रहा है। जैसे अगर टीएमसी पे है, उसका ऑपोजिट में बीजेपी, देयर इज़ नथिंग एल्स। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप मान के चलिए, ऐसे इको चैम्बर जो बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात करें क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं और हम लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। बाहर आदमी, पीपल डोंट हैव टाइम। आप मान के चलिए आज इंसान को गैस के लाइन पे लाइन देना पड़ रहा है, उनको अपना एसआईआर के लिए लाइन देना पड़ रहा है, तो आदमी सोचेगा कब? उसको अगर इतना कम में बेस्ट रखा जाए, उनको हर टाइम सरकार एक सर्विलेंस करके रख रहा है कि भाई तुम यहाँ ये करोगे, तुमको ये देखिए, वो आप देखिए वहाँ कैमरा लगा है, हम लोग क्या करें ना करें, हर चीज़ के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा। सब रिकॉर्डिंग फाइलें बन रही हैं सब। हाँ, अब मान के चलिए कुछ भी अगर इधर उधर होता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ख़राब चीज़ उसको पकड़ना नहीं जाए, मतलब मेरा मानना ये कि अगर कुछ
सरकार के खिलाफ भी कुछ करे तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। अगर इंसान को टाइम ही ना मिले कि सोचे कि मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या बुरा है, तो मैं कैसे करूँगा? तो यही मेन प्रॉब्लम मेरा। आपको लग रहा है कि बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि हम सबके दिमाग पे कंट्रोल कर रही है, यानी हमें इतना बिजी कर देती है दो चीज़ों में। एक तो लाइन में लग जाइए, हर कुछ महीने बाद आपको अलग अलग तरह की लाइन में लगना है, और लाइन में नहीं लग रहे हैं आप तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो सोचने का टाइम नहीं है कि करना क्या है। देखिए, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, ऐसे मान के चलिए सीपीएम और बीजेपी दे आर रेजिमेंटेड पार्टी, उनके एक कैडर सिस्टम होता है। बट बीजेपी का डिफरेंस क्या है? दे डोंट जस्ट वांट योर वोट, दे वांट टू इंटर योर हाउस, दे वांटेड टू इंटर योर आइडियोलॉजी। वो आप कैसे सोचना चाहते हैं, जैसे फूको कहते हैं पावर इज नॉलेज, आप नॉलेज को कैसे कंट्रोल करें, बीजेपी वो चाहते हैं। बीजेपी आपका वोट से मतलब नहीं रखते, वोट देने के बाद खत्म नहीं हो रहा है उनका है कि आप क्या खाए, आप बीफ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, आपको क्या कपड़ा पहनना है। आप ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें कपड़े देख के पता चलता है कि वो कौन है। वो आप क्या कपड़े पहनेंगे, किससे शादी करेंगे, एक ट्रांसजेंडर पर्सन एक साथ रहेंगे कि नहीं, उसको भी आप डिफाइन कर रहे हैं। तो आपका डेली लाइफ, मतलब आप जन्म होने के एकदम मरने तक आप उसको सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़े पहनने की बात है, मैं कह रही हूँ मैं ये शर्ट लगाती हूँ, यहाँ पे असीम दिखाइए तमाम लोगों का, और मैं शर्ट लगाती हूँ, उनमें से मुझे आप बताइए, दर्शक से पूछ रही हूँ, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जाति है। सिर्फ शक्ल देख के आपको पता चल सकता है कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन कपड़े से पहचानने वाले जादवपुर में आके फेल हो जाएंगे। प्रोफेसर पति, मुझे बताइए आपको समस्या क्या है बीजेपी से? अब 15 साल आपने टीएमसी को देख लिया, 30-35 साल आपने लेफ्ट पार्टियों को देख लिया, बीजेपी को भी एक चांस दे दीजिए। बीजेपी तो हिंदुस्तान का हुकूमत ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि चांस की बात नहीं है। जो डबल इंजन सरकार की बात कहते हैं हमारे इधर का बीजेपी का लीडर, हिंदुस्तान का अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, हमारा नेबरहुड पॉलिसी देखें, हमारा जो ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, हर काउंट में जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बीजेपी को चांस दे देखना। ऑलरेडी दूसरा स्टेट में जो बीजेपी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश कह लीजिए और भी तमाम स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया में ऑलरेडी तो है। उधर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लोगों का जो एवरीडे लाइफ किस तरह से घट रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में तो कभी नहीं आए, तो एक चांस यहाँ मिलना चाहिए। हो सकता है जितना विकास पूरे देश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में भी हो जाए। कहाँ देश पे विकास हो रहा है, वही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो विकास का जो नैरेटिव लगाया गया है, हमें विकास के साथ साथ इंक्लूसिविटी चाहिए, विकास के साथ साथ सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है। बंगाल का जो सिचुएशन है बहुत नाजुक है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है, इसमें हमारे पार्टीशंस का ट्रॉमा अभी तक मौजूद है। साथ साथ बंगाल का जो डेमोग्राफी है, इतना ज़्यादा माइग्रेंट लेबर, अगर आप लास्ट 2 साल में 2 दशक में देखेंगे, पूरा दक्षिण भारत, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और हर जगह जो है, हर गांव-गांव में बंगाली लेबर। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, 24 परगना साउथ, नॉर्थ, तो इस तरह का जो बंगाल एक लेबर सप्लाई का स्टेट बन चुका है। हम लोग बड़े उम्मीद के साथ ममता बनर्जी को 2011 में लेकर आए थे लोग, कि कम से कम इस बंगाल का जो तारीखी जो कल्चरल जो है सिंक्रेटिज्म है वो बरकरार रहे, जिसमें हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे सब एक साथ मिलजुल कर रहें। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5 साल में ममता बनर्जी का जो पॉलिसी रहा, देखिए सरकार मंदिर बना रही है, दीघा में जगन्नाथ मंदिर, सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर, इधर फिर दुर्गांगन, और तमाम क्लब्स को, दुर्गा पूजा कमेटी क्लब्स को 1,10,000 रुपया करके पैसा देना, साथ साथ इमाम मुअज्जिन को मुआवजा देना। ये जो सरकार के काम नहीं है। सरकार को हेल्थ में, एजुकेशंस में, यूनिवर्सिटी धुक रही है बिना पैसा के वजह से। सरकार को जिस उलझन में काम करना चाहिए था वो ना करके वो रिलीजन को ब्रॉड लाया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भी देखिए, एक तरफ बड़े मंदिर की पॉलिटिक्स हो रही है, तो मंदिर की पॉलिटिक्स को आप सेक्युलरिज्म से नहीं काट सकते, मंदिर से मंदिर को काटेंगे, और इसीलिए लेफ्टिस्ट जो है हार जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते कि उस वक्त का संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसलिए ममता बनर्जी, मोदी की असली काट है। आप बोल रहे हैं ना, तो रामनवमी आप देखिए, बंगाल में 10 साल पहले रामनवमी बोल के कोई फेस्टिवल नहीं हुआ करता था। आप अगर देखिए बंगाल का बांकुड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया, इवन कलकत्ता में, तो आप देखिए कि रामनवमी फेस्टिवल किस तरह से मनाया जा रहा है। मेरा कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल से एतराज़ नहीं है। बंगाल का जो तमद्दुन, बंगाल का जो कल्चर है, ये नॉर्थ इंडियन कल्चर नहीं था। ये जो नॉर्थ इंडियन कल्चर को इंपोर्ट किया जा रहा है, एक तरफ ये जो मंदिर बनाने का कल्चर, दूसरी तरफ तृणमूल का जो एक एक्सपेल्ड एमएलए है हुमायूं कबीर, वो फिर मस्जिद बना रहा है बाबरी मस्जिद के नाम से। ये जो नैरेटिव मंदिर और मस्जिद का नैरेटिव, ये मंदिर मस्जिद का नैरेटिव में आपका सामाजिक न्याय, जैसा ओबीसी का रिजर्वेशन, जो बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल में, लेफ्ट बाया मार्च हुकूमत का डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन था सचर कमेटी रिपोर्ट। सचर कमेटी रिपोर्ट उस वक्त ये डेटा लाया था कि बंगाल में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का सामाजिक, इकोनॉमिक स्टेटस इतना ख़राब है कि नॉर्थ इंडिया से भी बहुत पोर है।
उसके वजह से ममता बनर्जी को लिखा गया था उस वक्त। और तमाम जो मुसलमान वोट है बंगाल में, तकरीबन 30% वोट इन ब्लॉक अभी ममता बनर्जी को जा रहा है। पर देखिए ओबीसी रिजर्वेशन आज ख़त्म के दर, जो मुस्लिम नौजवान गरीब, उनको जो ओबीसी के तहत जो थोड़ा बहुत उनको जॉब और एम्प्लॉयमेंट मिलता था, वो आज एट द स्टेक। बंगाल में मुसलमानों के लिए इधर, और जो आदिवासी हैं, दलित है, उनका इशूज़ कुछ अलग है। ये मंदिर मस्जिद वाला इशू बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मुझे लग रहा है कि हार्ड कोर जो इशूज़ है, रोटी रोजी वाला सवाल, जो मरेगी हर रोज का जो ज़िंदगी वाला सवाल, वो सवाल को उठाना चाहिए। और वो सवाल उठाने में नाइदर जो ट्रेडिशनल सो कॉल्ड मुस्लिम पॉलिटिक्स या फिर अग्रेसिव हिंदुत्व डिस्कोर्स जो है, ये दोनों कामयाब नहीं रहा। बंगाल का माहौल अलग है, सिचुएशन अलग है, इशूज़ अलग है। इसे हमें एक अलग तरीक़े से सोचना पड़ेगा। बंगाल को अलग तरीके से देखना होगा, बंगाल को अलग तरीके से सोचना होगा। लेकिन क्या बंगाल अलग तरीके से सोच रहा है, ये भी देखना है। मैं कई लोगों से मिली हूँ और उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले लेफ़्ट को वोट दे चुके हैं, फिर वो लोग ऐसे भी हैं टीएमसी को वोट दे चुके हैं, वो लोग जो हैं सेंटर में बीजेपी को भी चांस दे चुके हैं। तो एक कंफ्यूज्ड लॉट भी है यहाँ पर। अभी आपके प्रोफेसर बता रहे हैं कि भी 30% मुसलमान, कल मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी और वो कह रहे थे कि हम सेफ्टी के लिए वोट दे रहे हैं। हालत ये हो गई है आज़ादी के इतने सालों बाद कि लोग अपने अधिकार के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक शेरनी की तरह जब दहाड़ती हैं कि मुझे सेक्युलर वेस्ट बंगाल चाहिए, और उनकी आवाज़ तो पूरे देश में सुनी जाती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपने बोला कि सेफ्टी के लिए एक कंफ्यूज लॉट है जो बोलता है कि सेफ्टी के लिए कंफ्यूज लॉट अलग है जो सोचता है कि मैंने तो लेफ़्ट को भी ट्राई कर लिया, टीएमसी को भी ट्राई कर लिया, चलो बीजेपी को क्यों नहीं। दूसरा लॉट है जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो कह रहा है कि मुझे बीजेपी को रोकना है, अपनी सेफ्टी के लिए टीएमसी को वोट देना है। अभी आप देखिए कि ये जो मुस्लिम एक बड़ा लॉट है जो बोल रहा है कि हमको बीजेपी को रोकना है, इसलिए हमको टीएमसी को वोट देना है। ये मैं सोचता हूँ कि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइट है, हमारा फाइट सिर्फ पर्टिकुलरली टीएमसी या बीजेपी से नहीं है। हमारा फाइट है आरएसएस एक बड़ा नेक्सस है जो सिर्फ बीजेपी को नहीं, टीएमसी को भी चलाता है। अगर हम एसआईआर का मुद्दा देखें, एसआईआर में जो जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, उसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस इलेक्शन को जब आप देख रही हैं तो किस तरह से आपका व्यू क्या है इसमें? अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इस वजह से हमारे बहुत सारे लॉज और बिल्स पास हो रहे हैं। लॉज कर्टेल करने का एक नया प्रोसीजर आ रहा है। तो व्हाट वी कैन सी राइट नाउ इज़ अ हैवी कर्टेलिंग ऑन अ लॉट ऑफ सिविल राइट्स विच आर गोइंग ऑन। सो इश्यूज विथ रिगार्ड्स टू SIR, the entire process of SIR is being very curt at the moment. Other than that, उसके साथ साथ हम लोग जो देख रहे हैं with the passing of the trans bill 2026, so we can see that there's a lot of problems and issues coming up, especially during the time of election, because they want a new list of candidates, a new list of people who are voters, right? Therefore they want to go ahead by taking out the obstacles in their way to attain a specific sort of election which will only favor them. अगर मैं इलेक्टोरली आपसे बात करने की कोशिश करूं तो अभी तो दो मेन ताकत हैं यहाँ पर, टीएमसी और बीजेपी। लेफ़्ट बहुत कम और बहुत ही उसकी ताकत कम नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी की पॉलिटिक्स में लेट्स सपोर्ट द टीएमसी। आपको लगता है कि जादवपुर ऐसा सोच रहा है, आप ऐसा सोच रही हैं? जादवपुर तो ऐसा नहीं सोच रहा है, मुझे जो लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी टीएमसी के अगेंस्ट बहुत सारी कैंपेनिंग हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नहीं हो रहा है। बट एज़ फार एज़ कौन सा साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है वो कंसर्न है, वी कैन नॉट टेल एनीथिंग एज ऑफ नाउ। जी हाँ। प्रोफेसर साहब, ये बताइए फ़िलहाल कि ममता बनर्जी ने हर क्लास का ख्याल रखा है। मैं कहती हूँ थोड़ी देर के लिए हम आइडियोलॉजी का जो हाई हॉर्स है उससे थोड़ा सा उतरते हैं और ज़मीन की जो राजनीति है, अब जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनके मन में क्या है? क्या वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो अपने आइडियलिज़म के तहत चाहे लेफ़्ट हार जाए लेकिन मैं तो उसी को वोट दूंगा, मैं भारत को एक सेक्युलर देश बनाना चाहता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना चाहता हूँ? ऐसा तो नहीं सोच रहा आम आदमी। वो तो सोच रहा है कि मैं तो गरीबी से दो चार हो रहा हूँ, मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, मैं तो 3 वक्त का खाना नहीं दे पा रहा हूँ, 10 साल से मेरी छत टपक रही है। एक तरफ है आपके विचारों की दुनिया
और दूसरी तरफ है ये असलियत का जंगल। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, हर तबके का ख्याल रखा है ममता बनर्जी ने, लोगों को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, औरतों को भी, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, विधवा पेंशन भी मिल रही है, लोगों को मुफ्त खाना भी मिल रहा है, तो क्यों ना चांस दिया जाए फिर से। हाँ देखिए, ये तो बात सही है कि बहुत सारे स्कीम्स है, चाहे वो महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र हो या युवाओं अनएम्प्लॉयड युवाओं को कैश ट्रांसफ़र हो, ये इनका डिविडेंड वो मिलता है इलेक्शंस में। ऐसा कोई बात नहीं है कि डिविडेंड नहीं मिलता है। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे इलेक्टोरल डेटा का, बहुत बड़ा तबका महिलाएं जो है ये टीएमसी को वोट देती रही हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि बंगाल में अगर गांव देहात देखें, बंगाल का मतलब तो सिर्फ कलकत्ता और यूनिवर्सिटी नहीं, गांव देहात का अगर हम देखें तो अभी भी बड़ा तबका जो लोग जो है टीएमसी को वोट देंगे, इस बार भी देंगे। अनफॉर्चुनेट जो मामला ये है कि लास्ट 5-7 साल में सिचुएशंस ग्राउंड लेवल में पोलराइज हो चुका है। मुसलमान के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, उनको अब जैसे बताएं कि उनको सिक्योरिटी के रीजंस पे उनको वोट देना ही है। सिक्योरिटी का रीजंस तो है, मगर उस रीजंस को बहुत बड़ा तरह से बनाया भी जा रहा है, ये भी बात है, क्योंकि आपको सोशल जस्टिस का मुद्दा को ना पकड़ना पड़े, वो एक मसला है। और जो हिंदू समाज है उसमें जो है बीजेपी आरएसएस का काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है लास्ट 10 साल में, चाहे वो पार्टीशंस के नैरेटिव को लेकर, इस्लामोफोबिया को लेकर हो, चाहे घुसपैठिया के नाम पे हो या रोहिंग्यास के नाम पे हो। इस इश्यूज़ को जो है यूट्यूब के जरिए, रील्स के जरिए, इधर का मीडिया के जरिए जो है गांव देहात तक पहुंचा दिया है, पहुंचाने में कामयाब रहा है। तो उस हिसाब से पोलराइज सिचुएशन भी होगा। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इधर का जो मिस गवर्नेंस है, अभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स बहुत पीक पे है। लास्ट 15 साल में एक इंस्टीट्यूशनल करप्शंस, उसके साथ साथ लोकल लेवल में जो आपका जो कट मनी, गुंडागर्दी जो हम समाजवादी पार्टी का आखिरी दौर पे देखे थे, तो वो सिचुएशन की वजह से एक जो थोड़ा बहुत न्यूट्रल जहन रखने वाले जो इलेक्टोरेट्स थे, वो भी आस्ते आस्ते इस मिसगवर्नेंस, मिसडीड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होके उनका वोट भी जो है टीएमसी के दूर जाएगा। ये बात दिखने की है कि लेफ्ट, आईएसएफ और कांग्रेस का जो पार्टीज़ हैं, चाहे मुर्शिदाबाद, मालदा में कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है, और मुर्शिदाबाद में लेफ़्ट का परफॉर्मेंस और कलकत्ता का सबउस में और गांव देहात में लेफ़्ट का परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा बेहतर हो रहा है। क्या लेफ़्ट अपना जो खोया हुआ जो वोट था, खास करके जो वो हिंदू वोट, वो वोट क्या वापस ले आ पाएंगे? अगर लेफ़्ट थोड़ा बहुत वोट उसको रिकवर कर पाता है तो बीजेपी के लिए नुकसान है और इसमें टीएमसी का फ़ायदा है। और तीसरी बात, टीएमसी का जो एक बड़ा समस्या है साउथ बंगाल में, खासकर के 24 परगना साउथ, 24 परगना नॉर्थ में राइज ऑफ आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट होने की वजह से टीएमसी को 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में दक्षिण बंगाल में उसमें उनको दिक्कत होगी। मान के चलिए जो एकदम लेफ्टिस्ट है वो लोग कभी नहीं चाहिए कि राइट विंग पॉलिटिक्स आए। वो लोग दे विल बी द फैक्टर इस इलेक्शन में, वो दे विल बी द फैक्टर कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। जो एकदम कोर लेफ्टिस्ट है, मतलब इन देयर प्रैक्टिस, इन देयर बिहेवियर, उनके वोट डिफेंड करेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी कि नहीं आएंगे। इस बार कितना आपको लगता है लेफ्ट को कुछ पिछली बार के मुकाबले? मैंने पिछले 3-4 इलेक्शंस कवर किए हैं बंगाल। मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन नहीं, मतलब एक अनपॉपुलर ओपिनियन कहूँगा, मेरे को लगता है कांग्रेस का सीट ज़्यादा आएगा इस बार सीपीएम से। अच्छा, यस, कांग्रेस का सीट। ये किसकी कीमत पे होगा? ये कीमत होगा आपका टीएमसी का, जैसे आपका मुर्शिदाबाद, मालदा, बहरमपुर जो एरिया है उसमें उसको सीट मिलेंगे। और सीपीएम का देखिए, उनके जो मीडिया कैंपेन सब कुछ सही चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ डेंट कर पाएंगे, मैक्सिमम 1 या 2 सीट। अनफॉर्चुनेटली टुडे ममता बनर्जी इज़ मोर लेफ्ट देन द लेफ्ट इटसेल्फ। ममता बनर्जी इज़ द ग्रेटेस्ट। अब देखिए, लेफ्ट, आज का लेफ्ट कोई मार्क्सिस्ट पार्टी नहीं है। देव क्लियरली बिकम एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी। जो नेहरू की पॉलिटिक्स है आज उनकी वही पॉलिटिक्स है, एंड ममता बनर्जी कैन डू दिस बेटर देन देम। ममता बनर्जी की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो भी महिलाओं की तरफ रही, किसानों की तरफ है, किसानों को भी पैसे मिलते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ। सोशलिस्ट स्टेट, वेलफेयर सोशलिस्ट, नॉट सोशलिस्ट बट एक वेलफेयर स्टेट। आई मीन, मुझे याद है, आप अभिषेक बनर्जी के अगर कैंपेन लेके यूट्यूब एड्स में काफ़ी आते हैं, वहाँ पे यूल कॉन्स्टेंटली सी अभिषेक बनर्जी स्टेटिंग कि टीएमसी की आइडियोलॉजी ये है कि हम वेलफेयरिज्म में मानते हैं। नाउ नो वन वाज कंसर्न्ड अबाउट टीएमसीज आइडियोलॉजी व्हेन इट वाज कमिंग टू पावर। आज ये बीजेपी का इफेक्ट है, क्योंकि बीजेपी अपना एक हिंदुत्व मॉडल प्रेजेंट कर रहा है। टीएमसी इज़ ग्रेस्पिंग फॉर एन आइडियोलॉजी, वो उसे वेलफेयरिज्म में ढूंढता है और थोड़ा बहुत बंगाली नेशनलिज्म में भी ढूंढता है। बाकी लेफ्ट का सोचिए आप, जो आपका सवाल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पर्टिकुलरली कंसर्न है लेफ्ट वोटर्स का बीजेपी में जाना। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। हम बंगाल में जब लेफ़्ट वोटर्स देखते हैं तो फिर जो हमें दिखता है कि हम जिस तरीके से लेफ़्ट वोटर्स को इमेजिन करते हैं कि बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग होंगे, बहुत ही सेक्युलर लोग होंगे, वो नहीं थे। जो बंगाल के पुराने लेफ़्ट वोटर्स थे, डीवाईएफआई के मेंबर्स थे,
they were as bigoted as RSS members. Absolutely, बंगाल में इस्लामोफोबिया था, लेफ्ट के दौरान। लेफ्ट के दौरान, लेफ्ट के पार्टी के अंदर था, कास्टिज्म भी था। आप बताइए क्या नाम है आपका? कारी। कारी, बताइए कि जो विनेबिलिटी है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और कहा जाता है कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो उनमें इतना आइडियलिज्म है कि वो ये नहीं समझ पाते, वो कहते हैं कि मैं भी हार जाऊंगा, तुमको भी हरा दूंगा, लेकिन जीतने नहीं दूंगा। तो क्या लेफ़्ट पार्टियां इस बार क्या सोच रही हैं? आपका थॉट प्रोसेस क्या है? ममता बनर्जी ठीक है लेफ़्ट के जो स्केल है उस पर फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, कई चीज़ें प्रोग्रेसिव भी करती हैं वो। ममता बनर्जी, हाँ शायद बोला जा सकता है कि उन्होंने मतलब some progressive policies or and such she has brought, मगर as a person who is residing in Bengal, as a person who has grown up in West Bengal, मुझे ये भी दिखता है कि TMC कितना like the amount of corruption that is in TMC, and that does not mean कि BJP is not also a corrupt party, and like पार्टी पॉलिटिक्स में करप्शन होगा ही। मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकती इधर खड़े होगी कि द लेफ्ट पार्टी दैट हैड बीन इन पावर फॉर 32 years इन वेस्ट बंगाल वाज कम्प्लीटली फ्री ऑफ करप्शन। सो हम लोगों को, मुझे लगता है कि इस समय में खड़े होकर हम लोग जो यंगर जनरेशन है, हम लोगों को ये सब करप्शन को हटा के हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसी फ्यूचर की सोच करने की जहाँ मतलब ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स का करप्शन नहीं आएगा इन डेफिनेट टू एनी पार्टी दैट इज़। लेकिन अब इशू ये है कि आपने कहा टीएमसी करप्ट है, वही है करप्ट सारी पार्टियां, रिलेटिव करप्शन की कितना कौन कर रहा है। गुंडागर्दी की कहानियां भी हम सुनते हैं कि यहाँ गूंज हैं टीएमसी के, लेकिन लेफ़्ट के भी गूंज हुआ करते थे, ये भी हमें कहना पड़ेगा कि उन्होंने सिर्फ साइड स्विच कर दी है। लेकिन अगर आपको चुनना पड़े इन दो लोगों में कि बीजेपी वर्सेस लेट्स से टीएमसी, इफ़ यू वर गिवन जस्ट 2 ऑप्शन, तो आप किस तरह से क्या सोचेंगी कि रिलेटिविटी के हिसाब से देखा जाए? मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं किसी को नहीं चूज़ करूँगी, मगर मुझे लगता है कि इस वेस्ट बंगाल में स्पेशली मतलब मैंने जो मेरे बचपन से भी देखा है कि मतलब एक ट्रेंड रहा है कि आपने भी जो पहले ही बोला था कि बीजेपी के अगेंस्ट टीएमसी को वोट दो या टीएमसी के अगेंस्ट बीजेपी को वोट दो, तो ये एक बहुत ही डिविसिव पॉलिसी है। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं लेसर इविल लार्जर इविल, मगर एंड ऑफ द डे बोथ आर इविल। सो ये जो डिविसिव पॉलिसी है, और ये बहुत ही एक मतलब हम लोगों जो शायद मतलब लास्ट फ्यू इयर्स की इलेक्शंस में भी देखा है, देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड ऑफ स्पेशली फॉर द लेफ्ट वोटर्स बेसिकली, जो शायद 20-30 साल पहले लेफ्ट को वोट देते थे, अब वो लोग सिर्फ टीएमसी को वोट नहीं देंगे इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। कि ऐसा हो रहा है क्या? लेफ्ट वाले बीजेपी को वोट दे रहे हैं? ऐसा एक ट्रेंड रहा है, देयर इज दिस नो वोट टू टीएमसी, ऐसा एक ट्रेंड रहा है। मतलब ये इसका डिग्री कितना है वो मुझे नहीं पता, मगर फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन अराउंड मी, व्हाट आई हैव हर्ड पीपल से, देयर हैज़ बीन दिस ट्रेंड दैट हैज़ taken place in Will you be one of those people? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? No, obviously not. जो मैंने बोला कि मुझे ऑप्शन दिया तो मैं किसी को नहीं चूज़ करूँगी, तो ये मगर ये ट्रेंड एक है जो मैंने देखा है। आई एम प्रीटी श्योर मेरे जो लाइक साथी है इधर, उन्होंने भी ये नोटिस किया होगा। मैंने पूरे ये कैंपस का दौरा जितना मैं देख पाई, फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठ रही है, अंबेडकर के फ़ोटो लगे हैं, बात हो रही है कि लेफ़्ट का जो है रूल होना चाहिए हर जगह। मतलब हर तरह से जो एक राइट कॉज है उसको उठाने की कोशिश है। लेकिन ये तो एक आइडियोलॉजी का लेवल हो गया, लेकिन उसी को इलेक्टोरली हम देखें तो सिर्फ एक स्टेट में सिमट के रह गई है लेफ़्ट, और 80% संभावना ये है कि केरल के इलेक्शन में भी इस बार कांग्रेस आ रही है। इसका मतलब 0 स्टेट्स फॉर लेफ़्ट पार्टीज़। तो सिर्फ आइडिया में बचेगा लेफ़्ट? देखिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि पहले हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि केरल में एक्चुअली होगा क्या। अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूं तो वेस्ट बंगाल में इस टाइम में हम जो है बहुत लिमिटेड लेंस से देख रहे हैं इस पूरे मतलब वेस्ट बंगाल के मामलों को बहुत लिमिटेड लेंस से देखते हैं। इट इज़ आइदर टीएमसी और बीजेपी, इट इज़ आइदर राइट विंग और द सोशल डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव जो टीएमसी खड़ी करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है ये बहुत दिनों से जो है चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हुगली में दातपुर नाम की एक जगह है जहाँ पर मतलब ज़मीन को लेकर जो है फार्मर्स लड़ाई लड़ रही है, और बोन्ना टूडू जो वहाँ की लीडर है जो सामने से एकदम चैलेंज कर रही है टीएमसी और गवर्नमेंट के जो गूंज हैं और ऑफिसर्स हैं उनको।
तो ये बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। जैसे आप अगर बांकुड़ा साइड में जाएंगे, बीरभूम में जाएंगे, और अगर आप हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, मालदा जा रहे हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोकल इश्यूज़ हैं जिसमें लेफ़्ट एकदम एक्टिवली जो है लड़ाई कर रही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो SIR के बाद ये CPIM वेस्ट बंगाल के पेज से पोस्ट हुआ है, और CPIM वेस्ट बंगाल जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CPIM वेस्ट बंगाल ने ये घोषणा की है कि ये जो है ये लॉयर्स के नंबर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉयर के नंबर है। जिन लोगों का नाम अंडर एडजुडिकेशन दिखाया जा रहा है, ये लॉयर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये CPIM ये लॉयर्स प्रोवाइड कर रही है। और ये एक फ़नी बात ये है कि इस पोस्ट को एडिट करके TMC ने अपने पेज से इसे पोस्ट किया था, जो सेम चीज़, और नाम और नंबर भी सेम है। और ये दिखा रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में जो है मनी एंड मसल पावर है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बिक चुकी है। हम सेंट्रल के लेवल में हम बोल सकते हैं कि गोदी मीडिया, यहाँ हम बोलते हैं दीदी मीडिया। गोदी मीडिया बना, ये बहुत अच्छा लगा ये मुझे तो ये जो दीदी मीडिया है, ये इसको ऐसा दिखा रहा है कि ममता बनर्जी इज़ द ओनली सेवियर फॉर द मुस्लिम्स एंड द पीपल हु आर द विक्टिम्स ऑफ SIR। बट एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल पहले दिन से ये जो पहला SIR के खिलाफ जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है मुस्तारी बानू, वो ममता बनर्जी नहीं है। आज अगर आप वेस्ट बंगाल के गांव में जाएंगे, माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माइक्रो फाइनेंस के चपेट में आकर बहुत सारे लोग अपना जान भी गंवा रहे हैं। इतना पॉवर्टी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सर भी ये बात कर रहे थे। इसके खिलाफ एकमात्र जो पार्टी इस बार इलेक्शन में माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ बात कर रही है वो CPIM और लेफ्ट है। अगर ये जो है एकदम मुद्दों, जो हमारा जो मुद्दा है, जो कि मतलब एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात अगर कोई इस इलेक्शन में कर रही है तो ये लेफ्ट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बावजूद भी मुझे लगता है इलेक्टोरल फेलियर एक तरह से लेफ्ट का जो है, इलेक्टोरल फेलियर मुझे लग रहा है कि ये ग्रैंड नैरेटिव्स जो है ये इसे सेट किया जा रहा है। चलिए, अच्छा लगा। आप कम से कम उम्मीद तो कर रहे हैं कि लेफ्ट को कुछ मिलना चाहिए। यहाँ तो लोग कह रहे हैं 1 से 2 सीटें मिल सकती है। देखिए, उम्मीद हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट मेन स्ट्रीम से हट जाएगी तो स्टूडेंट्स, फार्मर्स और जो वर्कर्स का मूवमेंट है ये फेल कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।